हेलो जी। इवनिंग का टाइम है और अभी मैं कर रही हूँ प्याज की कटिंग, क्योंकि आज मैं बना रही हूँ प्याज की कड़ी। और कड़ी है ना, मैं इसी सीज़न में बनाने लगी हूँ। पहले मुझे ना मतलब कड़ी का अंदाज़ा नहीं लगता था, तो मतलब बहुत कम बनाती थी। ये भी इतना इंटरेस्ट नहीं लेते, मतलब इनको भी इतनी अच्छी नहीं लगती थी। और मेन रीज़न होता है कि ये जो मेहाई के पापा और मेहाई है ना, वो खट्टी नहीं खाते कड़ी, और मुझे थोड़ी सी खट्टी पसंद है। तो बस ये रीज़न होता था कि मैं कम ही बनाती थी। और मुझे मेरे हाथ की अच्छी भी नहीं लगती थी, मुझे लगता था बैठा नहीं सिस्टम, तो थोड़ा सा बैठ नहीं पाता था, बन नहीं पाती थी। अब फाइनली ऐसा हुआ है, मैं लास्ट 1-2 बार से बनाई है ना, तो मुझे खुद के हाथ की खुद को पसंद आने लगी है। पहले मुझे मेरे हाथ की खुद को ही नहीं पसंद आती थी, तो दूसरे को तो क्या ही आएगी। मतलब ये तो कहते थे अच्छी है, इनको तो अच्छी लगती थी, लेकिन मुझे नहीं पसंद आती थी, इसलिए मैं कभी खाती नहीं थी, मतलब बनाती नहीं थी, खाती भी नहीं थी। अब लेकिन मेरे को 2-3 बार से थोड़ी सी अच्छी लगने लगी है ना, तो अब मैं बनाने लगी हूँ। और अगर आपको नहीं बनानी आती है ना, या फिर आपका मेजरमेंट नहीं बैठता है कि कैसे बैठाऊँ, कितनी लगाऊँ कितनी नहीं लगाऊँ, तो जिन लोगों को कड़ी की ABCD भी नहीं आती ना, वो एकदम परफेक्ट जगह पे आए हैं। आज मैं आपको इतनी इजी ट्रिक बताऊंगी ना, आप सोच भी नहीं सकते कि कड़ी इतनी इजीली तरीके से बन सकती है। मतलब जब मैं कहती थी ना कि मुझे कड़ी आती नहीं है, या फिर मैं बनाती हूँ तो बैठती नहीं है जैसी मुझे चाहिए, तो सब ऐसे मजाक में, कड़ी नहीं बनती, कड़ी तो बहुत ईजी है, कड़ी तो ऐसे नींदों में बना दो, कड़ी तो ऐसी है वैसी है। बट जिनको नहीं आता ना, आप उनसे पूछो, सच में कड़ी बहुत हार्ड है, अगर आपको सही प्रॉपर मेजरमेंट नहीं पता तो चलिए मैं आपको इजी ट्रिक बताती हूँ। तो सबसे पहले आपने तेल गरम करना है, उसके अंदर जीरा डालना है। और अगर आपको मेथी वगैरह से कोई दिक्कत नहीं है तो आप मेथी, थोड़ी सी राई और थोड़ी सी सौंफ वो भी डाल सकते हो, बट मुझे पसंद नहीं है इसलिए मैं सिर्फ ज़ीरा डालती हूँ। उसके बाद में आपको जिस भी चीज़ की कड़ी बनानी है, मतलब मैं यहाँ प्याज की बना रही हूँ तो मैंने प्याज डाल दिया, आप मिर्ची की बना रहे हो, पालक की, मेथी की, जिस भी चीज़ की आप बना रहे हो, चिलवे वगैरह की, भतुए की, वो आप इसके अंदर डाल दो। और जैसे अपन सब्जी फ्राई करते हैं, बस वैसे इसको हल्दी नमक डाल के पकाते रहो, जैसे मेरी कढ़ाई के अंदर पक रही है। अब जो मेन गेम है ना, वो है बेसन का, कि बेसन कितना डालना है। अब कुछ है ना, बेसन के घोल पे डिपेंड करता है कि कड़ी बनने के बाद में ज़्यादा गाढ़ी नहीं है, ज़्यादा पतली नहीं है, तो सब कुछ बेसन के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना बेसन डालते हो। तो इसका सबसे अच्छा और इजी जो ट्रिक है ना, वो है कि आधी लीटर जो आप छाछ की थैली लेते हो, उसके अंदर आपको 1 चम्मच हल्की भरी हुई बेसन की डालनी है। ये एकदम परफेक्ट मेजरमेंट है। इससे ना तो आपकी कड़ी बहुत ज़्यादा पतली बनती है, ना बहुत ज़्यादा गाढ़ी बनती है, और इनफैक्ट ठंडी होने के बाद भी गाढ़ी नहीं होती है। तो ये आपका परफेक्ट मेजरमेंट है। यहाँ पे मैंने 2.5 पैकेट लिए थे छाछ के, मतलब 2 पैकेट पूरे थे और 1 पैकेट में थोड़ी कम छाछ थी, तो 2.5 थे। उसके अंदर मैंने 2.5 चम्मच बेसन डाला है, लेकिन बहुत ज़्यादा भरा हुआ नहीं, हल्का भरा हुआ। और उसके बाद में ये जो मेरे पास ब्लेंडर है, इससे मैंने इसको बहुत अच्छे से चला लिया है। इससे क्या होता है ना, इसकी जो ऊपर का मक्खन वगैरह होता है ना, इतना तो ज़्यादा होता नहीं है इनमें, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत चिकनाई होती है, वो ऊपर आ जाती है, तो उससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। लेकिन अगर आपको नहीं पसंद तो आप नॉर्मली बेसन और उसको छाछ को मिला सकते हो, इसमें मिक्सी में चलाने की ज़रूरत नहीं है। और इधर साइड में देखो, मेरे जो प्याज हैं वो अच्छे से फ्राई हो गए हैं। और ये जो मैंने घोल बनाया ना, इसमें मैं और कुछ भी नहीं मिलाऊंगी, सिर्फ बेसन और जो छाछ है वो ही मिलाना है आपको। बाकी जो सारा काम है आप इस तरफ कढ़ाई के अंदर करना है आपको। मोस्टली लोग क्या करते हैं कि सारे मसाले जो होते हैं ना, नमक, मिर्च, धनिया वगैरह, वो सब बेसन वाले घोल में ही बना लेते हैं, तो उससे थोड़ी सी दिक्कत आती है। जिनको नहीं आता बनाना, उनको ये दिक्कत आती है। मेरे साथ तो मोस्टली ऐसा होता था कि जो धनिया की क्वांटिटी है ना, वो थोड़ी सी मुझे ज़्यादा लगती थी। तो मतलब सबके साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहती है, तो मैं इस तरीके से बनाती हूँ। अब जिस तरफ प्याज फ्राई हो रहे हैं और एक तरफ मैंने लहसुन जो है वो छील के और अच्छे से उसको कूट लिया है। अब मैं इसके अंदर सारे मसाले डाल दूंगी, मतलब सब्जी के अंदर ही मैं सारे मसाले डाल दूंगी। तो मिर्ची डालूंगी, कोशिश करो कि आपके पास हरी मिर्च हो। मेरे पास आज हरी मिर्च अवेलेबल नहीं थी तो मैंने डाली नहीं है, अदरवाइज़ आप जो लाल मिर्च है वो उसकी क्वांटिटी थोड़ी सी कम कर दो और हरी मिर्च डाल दो। और जो धनिया है ना, उसकी क्वांटिटी मतलब बहुत कम, आधी चम्मच धनिया बहुत है। और अगर आप धनिया नहीं भी डालो ना तो भी चलेगा। उसके बाद में मैंने हींग डाली है, क्योंकि मैं हींग खाती हूँ, आप खाते हो तो डाल लो, अगर नहीं खाते तो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें मैंने कूटा हुआ लहसुन डाल लिया, जिसके अंदर थोड़ा सा पानी डाला हुआ था। बस अब मैं इसको अच्छे से फ्राई कर लूँगी। और उसके बाद में जो मेरा छाछ का घोल है, इसको एक एक करके धीरे धीरे, जो गैस है वो तेज़ रहेगी और जो घोल है वो बहुत थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में डलेगा, एक साथ नहीं डलेगा। एक साथ डाल देते हैं तो क्या, कड़ी जो होती है तो
कढ़ाई है ना एकदम ठंडी हो जाती है, क्योंकि उसके अंदर ठंडा ये जो बेसन का घोल है ये ठंडा डालते हैं ना, इसलिए तो इस वजह से गैस को तेज़ रखते हैं और कढ़ी का जो घोल है ना वो थोड़ा थोड़ा डालते हैं, ताकि जो टेम्परेचर है कढ़ाई का वो मेंटेन रहे, वरना तो कढ़ी फट जाएगी। तो बस इस तरीके से डाल दिया मैंने, और थोड़ा सा जो उसमें रह गया था लगा हुआ उसमें थोड़ा सा पानी डाल के और वो डाल दिया है। और अब मैं लगातार हिलाती रहूँगी। और आपने देखा था ना ऊपर वाइट वाइट जो इसके अंदर झाग बने हुए थे, वो अब धीरे धीरे ख़त्म हो रहे हैं। तो मैं एकदम गैस तेज़ ही रखूँगी और कंटिन्यूसली इसको हिलाती रहूँगी, और ये जब तक इसके जो ये ना झाग ये भी गायब हो जाएंगे। और जब इसके अंदर एक बार उबाल आ जाएगा ना, अच्छे से ये बॉईल हो जाएगी, खदकने लग जाएगी, तब मैं इसकी जो गैस है वो बिल्कुल डिम कर दूँगी और इसको छोड़ दूँगी, ताकि फिर ये आराम से धीमी धीमी गैस पे बनती रहे। 15 मिनट धीमी गैस पे खदकने के बाद में मेरी कढ़ी यहाँ पे बिल्कुल रेडी है, बहुत अच्छा कलर आया है। और यहाँ मैंने थोड़ा सा बाजरे का आटा है ना, जितनी भी मतलब मुझे रोटियाँ बनानी है उस अंदाजे से मैंने पहले ही बाजरे का आटा मतलब थोड़ा सा मसल के, जैसे गेहूँ का आटा लगाते हैं ना वैसे लगा के रख दिया है। और अब मैं कढ़ी मेरी रेडी हो गई, कढ़ी साइड में रख के अब मैं बनाऊँगी बाजरे की रोटी। तो आप लोगों के साथ भी मैं आज शेयर करती हूँ कि बाजरे की रोटी कितनी इजी तरीके से आप बना सकते हो। तो उसके लिए जो सबसे फर्स्ट चीज़ है ना, वो जो बहुत मस्ट है वो यही है कि जो आपका बाजरे का आटा है ना वो बहुत ही बारीक पिसा हुआ होना चाहिए। अगर बारीक पिसा हुआ होगा तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, बहुत इजी तरीके से आप जो रोटी है वो बना पाओगे, टूटेगी नहीं आपकी रोटी। और जो मोटा आटा होता है ना बाजरे का, वो मोस्टली तो चूरमे के अंदर यूज़ किया जाता है, लेकिन अगर आप रोटी भी उसकी बनाते हो ना तो थोड़ी सी दिक्कत होती है। अपनी मम्मी और नानी सा दादी सा वो लोग तो ये चीज़ें बना लेते हैं क्योंकि उनको हैबिट होती है, लेकिन अपनी जो जनरेशन है उनमें काफ़ी लोगों को नहीं आती हैं। तो उनके लिए ये ज़रूरी है कि जो आटा है वो बारीक पिसा हुआ होना चाहिए। और जो सेकंड चीज़ है वो ये है कि आप थोड़ी देर पहले, जब भी आपको रोटी बनानी है उससे थोड़ी देर पहले इस तरीके से आटे को अगर भिगो के रख देते हो तो आप लोगों के लिए इजी हो जाता है थोड़ा सा मतलब रोटी बनाना। उसमें आपको बहुत ज़्यादा लोच नहीं देना पड़ता, अदरवाइज़ आपको है ना अपनी जो हथेली होती है ना उससे इसको बहुत ज़्यादा मसलना पड़ता है। अगर आप हैंड टू हैंड बना रहे हो रोटी तो आपको बहुत ज़्यादा मसलना पड़ेगा, और अगर आप ऐसे उसमें थोड़ा सा पानी दे के रख दोगे तो लास्ट में आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी रोटी बनाते हुए। तो इस तरीके से मैंने थोड़ा सा आटा लेके और इस तरीके से लोई बना ली है, ये मैं आपको दिखा रही हूँ। और चकले का वैसे कोई यूज़ नहीं है, लेकिन मैं आपको दो तरीके से बाजरे की रोटी बेलना बताऊँगी। बेलना मतलब हाथ से बनाना बताऊँगी। तो उसमें एक ट्रिक के अंदर ये चकला यूज़ आता है। तो इस तरीके से लोई करके और दोनों हाथों से आप देख रहे हो किस तरीके से मैं जो लोई है उसको थोड़ा सा बड़ा कर रही हूँ और उसकी बाउंड्री को थोड़ा सा चौड़ा कर रही हूँ। आप भी इस तरीके से कर सकते हो, इससे थोड़ी सी आपकी हेल्प हो जाती है। अब अगर आप हाथ से नहीं बनाना चाहते, चकले बनाना चाहते हो, तो इस तरीके से लोई को रख के और उसको थोड़ा थोड़ा सा घुमा के, जिस तरीके से मैं घुमा रही हूँ हल्के हाथ से, और अपना जो एक हाथ है उससे प्रेस करते हुए आप पूरी रोटी को इसको बड़ा कर सकते हो। तो इसमें ना ये काफ़ी हद तक बड़ी हो जाती है, तो आपको लास्ट में सिर्फ हाथ में लेके इसको टचअप देना होता है। तो आप देख रहे हो ना, एक हाथ से मैं सपोर्ट करते हुए उसको राउंड राउंड घुमा रही हूँ और दूसरे हाथ से मैं इसको थोड़ा सा प्रेस कर रही हूँ, चारों तरफ से इक्वल कर रही हूँ। इससे क्या होता है, रोटी किसी भी तरफ से ना एक साइड से छोटी एक तरफ से मोटी ऐसे नहीं होती है, बराबर हो जाती है और काफ़ी हद तक बढ़ भी जाती है। कुछ लोग तो इस साइज़ की भी रोटी बनाते हैं बाजरे की। और ये देखिए आप, अच्छी खासी साइज़ इसकी बड़ी हो गई थी चकले पे। अब लास्ट टचअप मैंने हाथ में लेके और मेरी हथेली के सपोर्ट से और फिंगर के सपोर्ट से इसको थोड़ा सा बड़ा कर लिया है। तो अगर आप ये नहीं कर पाओ तो आप डायरेक्ट चकले पे थोड़ा सा बड़ा करके और इसको रख सकते हो, अदरवाइज़ आप हाथ में भी इसको लगा के थोड़ा सा फैला सकते हो। तो ये बिल्कुल मेरी रोटी रेडी हो गई है। अब मैं आपको बताती हूँ कि लोई आप कैसे बना सकते हो। तो यहाँ पे मैंने आटा है ना पहले से भिगो के रखा था। तो ये जब अपन आटा पहले से भिगो के रखते हैं ना, उस केस में आपको सिर्फ इस तरीके से ये जो अपन गेहूं के आटे की लोई बनाते हैं ना, ऐसे ही लोई बनानी होती है। अदरवाइज़ तो आपको इस तरीके से फेंट के इसको बहुत ज़्यादा मतलब फेंटना पड़ता है, वरना इसमें क्रैक्स आ जाते हैं। और अगर आप ताज़ा बनाते हो ना, मतलब पहले से भिगो के नहीं रखते आटा और हैंड टू हैंड आपको बनाना है,
तो फिर आपको अपनी हथेली से इसको मसल के सॉफ्ट करना होता है, इस तरीके से चकले पे रख के, और या फिर परात में रख के इस तरीके से सॉफ्ट करना होता है। लेकिन अगर आप पहले से भिगो के रखते हो तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। जिस तरीके से गेहूं के आटे की लोई बनाते हैं ना, उस तरीके से लोई बना के और इसको गोल गोल बना लेते हैं। अब मैं इसके दोनों तरफ आटा लगा के, और जो अभी पहले मैंने जो प्रोसेस बताया था वो प्रोसेस एक बार मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, ताकि आप अच्छी तरीके से देख लो। और इस तरीके से आप चकले के ऊपर बिना बेलन के और बिना मतलब हाथों से बनाए हुए, मतलब बिना दोनों हाथों से, ऐसा नहीं है कि आप दोनों हाथों से बनानी पड़ेगी तो वो टूट जाए, इस तरीके से भी आप बना सकते हो। तो आप यहाँ देख रहे हो कि मैं एक फिंगर के प्रेशर से जो पूरी रोटी है उसको इक्वल कर रही हूँ, और इससे ये बढ़ भी जाएगी। मैं चकले को उल्टा करके और मेरी हथेली पे रोटी उतार लूँगी, और बस फिर दोनों हाथों से सिर्फ मुझे थोड़ा सा इसको सपोर्ट देना होगा बढ़ाने के लिए। और अदरवाइज़ आप चाहो तो इस साइज़ में भी रख सकते हो। काफ़ी लोग इतनी छोटी रोटी भी बनाते हैं, बट मैं थोड़ी सी बढ़ा रही हूँ। इसके साथ मैं मेरे कज़न से बातें भी कर रही हूँ। मेरे बुआ सा का लड़का है जो अभी मेरे लिए बाजरे का आटा लेके आया था, उनकी चक्की है तो वो लेके आ जाता है मेरे लिए। जब भी मुझे ज़रूरत होती है तो मैं ताज़ा मंगवा लेती हूँ। तो बस अभी ये मेरी रोटी बन गई है। बाजरे की रोटी बनाना आना जितना ज़रूरी है उतना ही ज़रूरी है कि आप रोटी को किस तरीके से सेकते हो, क्योंकि गेहूं की रोटी को हम जल्दी से गैस पे सेक लेते हैं, वो थोड़ी सी कच्ची मतलब जल्दी सिक जाती है, कच्ची नहीं रहती है। लेकिन अगर आपने बाजरे की रोटी को थोड़ा सा भी ध्यान से नहीं सेका तो फिर वो कच्चा कच्चापन आता है, जिससे पेट भी दर्द करता है। तो आप इस तरीके से गैस पे बिल्कुल खड़ा करके और बाजरे की रोटी को सेकोगे तो इससे इसकी सारी कनौरें भी सिक जाएंगी। और आप देख रहे हो ना, एक बार में मेरी बाजरे की रोटी फूल गई है, और मतलब ये इतना अच्छी तरीके से फूल गई थी कि मतलब चिमटे से मैं इसको उठा भी नहीं पा रही थी, चारों कनौरों में से फूल गई थी। और बस लास्ट में फिर मैं इसको बीच में से थोड़ा सा सेक लूँगी, लेकिन जो इसके किनारे हैं उसको सेकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और हो सके तो इसको धीमी धीमी गैस पे ही सेकना चाहिए। जो मतलब बैक साइड जो होती है ना, एक बार रोटी पलटने के बाद में बहुत धीमी गैस पे सेकना ज़रूरी है, वरना दूसरी तरफ से कच्ची रह जाती है। तो यहाँ पे देखो ये मेरी फुली फुली बाजरे की रोटी बनके बिल्कुल रेडी हो गई है। गांव में तो चूल्हे के अंदर नीचे जो खीरे वगैरह होते हैं ना, मतलब जो कोयले वगैरह खीरे जो भी होते हैं, अंगारे आप जो भी बोलते हो, उनके ऊपर भी इसको ऐसे खड़ा करके ही सेकते हैं, ताकि इसकी जो किनारे हैं वो अच्छे से सिक जाए। और यहाँ मैं थोड़ी सी ज़्यादा करारी कर रही हूँ, क्योंकि मेहाई के पापा को थोड़ी सी करारी अच्छी लगती है। और अब ये देख लो ना, बिल्कुल रेड हो गई, बहुत अच्छी से फुली है, और ऊपर की पपड़ी है ना बहुत पतली पतली आ गई है। लो जी, बिना किसी ज़्यादा मेहनत के और तामझाम के बढ़िया बाजरे की करारी सी रोटी बन के रेडी हो गई है। और अब इसमें मैं बढ़िया सा बहुत सारा घी लगा लूँगी, और जो घी है वो इस बाजरे की जो भी रोटी होती है ना, उसमें ऊपर पपड़ी पे घी होनी हो, अंदर घी डालना बहुत ज़रूरी है, वरना जो रोटी है उसमें मज़ा नहीं आता, सूखी सूखी लगती है। तो बस यहाँ पे मैं बहुत सारा घी डाल के और इसको यमी यमी सा बना दूँगी। अभी मतलब जिस तरीके से आप रोटी को देखोगे ना, वैसे मन ललचा जाता है कि बस खा लो। और पपड़ी देखो कितनी पतली पतली आई है, मतलब कितनी करारी सेकी है। तो पतली पतली करारी करारी रोटी रेडी हो गई है। तो अब मैं मेहाई के पापा के लिए खाना लगा देती हूँ, जिसमें बाजरे की बढ़िया करारी रोटी और ये गर्मा गर्म कड़ी जो मैंने अभी आपको बताई थी वो, तो दोनों मस्त यमी लगेंगे। सर्दियों में तो इससे बेस्ट खाना कुछ भी नहीं है, मतलब गर्मा गर्म बढ़िया बहुत सारे घी में बाजरे की रोटी और कुछ भी तरह की सब्ज़ी, जैसे कड़ी, दाल, आलू मटर की सब्ज़ी, ये मतलब A1 चीज़ें हैं सर्दियों में। यहाँ पे देखिए बाप बेटी का रिएक्शन ये खाना खा के, मतलब इनका इतना यमी और टेम्पटिंग लग रहा है ना, इन दोनों की इच्छा हो रही है। मेहाई खाती नहीं है, लेकिन जिस तरीके से उसके पापा खिलाते हैं ना, तो बस वो बगल में बैठ जाती है कि अब मेरा नंबर, अब मेरा नंबर। हालांकि मेरे साथ भी यही होता है, मैं इतना तरीके से खा नहीं पाती, बट मेहाई के पापा बहुत अच्छे से खाना खिलाते हैं, मतलब इस तरीके से चूर उर के बहुत अच्छे से खाते हैं। चलिए जी, अब आ जाते हैं दूसरे पैटर्न की तरफ, मतलब जिस तरीके से आप हाथ से बाजरे की रोटी बना सकते हो बिना किसी चकले वकले की हेल्प के, और जिस तरीके से मम्मी वगैरह बनाते हैं ना उसी पैटर्न में। हालांकि उनकी बराबरी तो नहीं कर सकते,
बट फिर भी कि उनकी जैसी हाथ से बनाने की कोशिश कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो इस तरीके से अगर आप थोड़ा सा मसलते हो ना तो आटा है ना वो थोड़ा चिकना हो जाता है और वो टूटता नहीं है। हालांकि मैं पहले से आटा भिगो के रखती हूँ, उस केस में ये दिक्कत नहीं आती है, बट अगर आप फिर भी चाहो तो इस तरीके से मसल सकते हो। इससे क्रैक्स भी नहीं आते हैं और बहुत तरीके से अच्छे से रोटी बन जाती है। गेहूं के आटे की जिस तरीके से लोई बनाते हैं वैसे हम लोई बना लेंगे। ये प्रोसेस ऑलरेडी मैं बता दिया मैंने, बट फिर भी एक बार फिर से आप देखोगे तो थोड़ा सा सही रहेगा। इस तरीके से आपको इसकी बाउंड्री जो है उसको थिक कर लेना और अच्छे से मतलब इसकी क्रैक्स नहीं आए कॉर्नर्स पे, इस तरीके से कर लेनी है। अब कुछ है जो रोटी को जब बनाते हैं बढ़ाते हैं उस टाइम पानी का यूज़ करते हैं, कुछ लोग हैं जो आटे का यूज़ करते हैं। तो मैं मोस्टली तो आटे का यूज़ करती हूँ, बट कभी कभी जो स्टार्टिंग का टाइम होता है उस टाइम मैं थोड़ा सा पानी का हाथ लगा लेती हूँ, अगर मुझे लगे कि जो रोटी है या जो लोई मैंने बनाई है वो बहुत ज़्यादा टाइट है तो। और मैं कोशिश करती हूँ जितनी ज़्यादा हो सके मैं रोटी को सिर्फ इस तरीके से लोई जैसे बनाते हैं वैसे हाथ से करके ही उसको बड़ा बना लूँ। ज़रूरी नहीं है कि आप लोई बनाते समय या सिर्फ आटे से ही बनाओ या सिर्फ पानी से ही बनाओ। मैं स्टार्टिंग में अगर मुझे लोई बहुत ज़्यादा हार्ड लगती है तो फिर मैं थोड़ा सा पानी स्टार्टिंग में लगा लेती हूँ, लेकिन रोटी बढ़ाने के लिए मुझे आटे की ही हेल्प लेनी होती है क्योंकि मुझे आटे से ही बढ़ानी आती है। बात आती है कि आपको रोटी को दोनों हाथों के बीच में किस तरीके से मैनेज करना है। तो जो रोटी का एक हिस्सा है ना आपकी दोनों हथेलियों के बीच में आने चाहिए, मतलब जो कॉर्नर्स है ना दोनों हथेलियों के बीच में आने चाहिए। तो जैसे जैसे हथेली के बीच में कॉर्नर आएगा कॉर्नर पतला होता जाएगा दोनों हथेलियों के प्रेशर से। और जो आपकी फिंगर्स है ना ये इस तरीके से खुली होनी चाहिए, लेकिन जब आप इन दोनों हाथों को मिलाते हो तो एक हाथ की 2 फिंगर के बीच में आपकी दूसरे हाथ की 1 फिंगर आनी चाहिए। ये दोनों आपस में टच नहीं होनी चाहिए फिंगर्स। तो उससे क्या होता है ना कि आपकी रोटी की साइज़ जो है ना वो बढ़ती रहती है और जब वो राउंड होके वापस घूम के दोनों हथेलियों के बीच में आती है तो वो प्रेस हो जाती है इस तरीके से। बाकी आप जब इसमें वीडियो में देखोगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा और आप 1 से 2 बार इस चीज़ की प्रैक्टिस करोगे ना कि जो कॉर्नर्स है वो हथेली के बीच में आने चाहिए और फिंगर्स से इनके प्रेशर लग के इनकी साइज़ बढ़नी चाहिए, लेकिन फिंगर्स आपस में टच नहीं होनी चाहिए। तो इस तरीके से ये रोटी 1-2 सेकंड में ही बढ़ जाएगी क्योंकि काफ़ी हद तक तो हमने लोई बनाते वक्त ही बढ़ा ली थी। इस तरीके से 2-3 बार ट्राई करोगे ना आपको डैम श्योर अच्छे से आ जाएगी। क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं बाजरे का आटा टूटने के डर के मारे उसके अंदर गेहूं का आटा मिला लेते हैं, बट आई स्वेयर वो टेस्ट आ ही नहीं पाता जो सिर्फ बाजरे की रोटी के अंदर आता है ना, वो गेहूं का आटा मिक्स करने पे नहीं आ पाता है। तो इस तरीके से अगर आप बनाओगे ना बहुत टेस्टी लगेगी और 1-2 बार में आपकी हैबिट हो जाएगी। स्टार्टिंग में जब मैंने स्टार्ट किया था तब मैं बहुत छोटी बनाती थी, फिर धीरे धीरे इसकी साइज़ बढ़ गई और अब मैं अच्छी बना लेती हूँ। तो मोस्टली रोटियाँ गोल होती हैं, बाकी पहले ऐसा होता था कि कहीं से थिक हो जाती थी कहीं से पतली हो जाती थी और रोटी एकदम गोल भी नहीं बनती थी, टेढ़ी बाँकी सी बनती थी। मोस्टली 3 कूट की रोटी बनती थी जैसे कि वो जो पराठा बनाते हैं ना बटिया टाइप से 3 कूट वाला वो बनती थी, बट अब काफ़ी अच्छे से बन जाती है। सो यहाँ पे बन रही है रोटी और ले आऊँ क्या रोटी? और जब जाओ गरम गरम लेंगे। वैसे तो 1-2 मिनट तो लगेंगे वैसे। मैं एंजॉय कर रहे हैं। क्या मतलब चम्मच से खा रहे हो हाथ से खा रहे हो? मतलब मेरा स्टाइल है, चम्मच से खाता हूँ और चम्मच से फिर ऐसे दे देता हूँ। हाथ से भी खाता हूँ चम्मच से भी खाता हूँ। वाह निहाल हो गए। बर्तन भी गंदे हो गए और आपके हाथ भी हो। अब देखो दिखाना एक मिनट दिखाना। देखो मैंने ये लिया है ना, फिर यहाँ से कड़ी ली और हाथ में कैसे लिया इस और ऐसे खा लिया और ऐसे अब जब खाते हैं। देखो यही कमी होती है, कुछ टाइम गांव में बिताते ना तो ढंग से खाना आ जाता है, हाथ से चम्मच की हेल्प नहीं लेनी पड़ती। अरे ये अपग्रेडेड वर्जन है, तुम जानते नहीं हो। हाँ, हाथ से आप उठाओगे कम पड़ जाएगा। अब चम्मच से क्या होगा, ये देखो भर के ले लिया। हमें देखो जानने की जरूरत ही नहीं है, हमें अच्छे से हाथ से खाना आता है, चम्मच की जरूरत ही नहीं है। अच्छा जी, तो यहाँ पे देखो मेरी रोटी एक तरफ से अच्छे से सिक गई है और दूसरी तरफ से क्या धीमी गैस होने की वजह से ना थोड़ी थोड़ी सी सूखी सूखी सी हो गई है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, पानी से लेके उसको थोड़ा सा गीला कर दूँगी ताकि जब मैं इसको टर्न करूँ बैक साइड में तो इसके अंदर क्रैक्स नहीं आ जाएं। कई बार ऐसा होता है ना कि एक तरफ से सिकने के बाद में जब हम रोटी को पलटते हैं तो उसमें क्रैक्स आ जाते हैं, तो ऐसा करने से आपकी वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी।
तो ये थी मेरी सारी टिप्स एंड ट्रिक्स जिनसे मैंने बाजरे की रोटी बनाना सीखा। बाकी लास्ट 2 ईयर से पहले तक मेरी बिल्कुल भी गोल रोटियां नहीं बनती थी, मैं टेढ़ी बांकी सी रोटियां बनाती थी। अब लेकिन जाके मेरे को बहुत अच्छे से और रोटी बनाना आ गया है। जो टिप्स मैंने यूज़ करी वही मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी है। तो अगर इनमें से कोई सी भी टिप अगर आप लोगों के हेल्पफुल रही हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा। सो बस ये था आज का वीडियो, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।